चैप्टर 43। श्रिया ने खाना खाया तभी रौनक जी को होश आने लगा। उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने आकांक्षा जी और श्रिया को देखा। आकांक्षा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने रूंधे गले से बोली, आप ठीक हो गए? जिस पर रौनक जी बोले, भले मुझे क्या हो सकता, जिसके पास आपकी जैसी बीबी और श्रिया की तरह बेटी हो उस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। जिस पर श्रिया और आकांक्षा जी दोनों मुस्कुराने लगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। आज रौनक जी को हॉस्पिटल में 1 हफ्ता हो गया था। श्रिया ने डॉक्टर से परमिशन ली क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था रौनक जी अब ठीक हैं। इसलिए वो उन्हें घर लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं फिर से कोई उन पर अटैक ना कर दे। रौनक को घर लाया गया। श्रिया अब ऑफिस और रौनक जी की भी सेहत का ध्यान रखने लगी। उनका बिजनेस और भी बेहतर होने लगा। इधर वो शख्स बहुत गुस्से में था क्योंकि श्रिया ने आहूजा मेंशन में अपने ट्रेंड बॉडीगार्ड भी लगा दिए थे। आहूजा मेंशन में काफी टाइट सिक्योरिटी थी और कोई भी फैमिली मेंबर बिना गार्ड्स के बाहर नहीं जा रहा था, जिससे वो शख्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। रेयान काफी दिनों से श्रिया से मिला नहीं था क्योंकि श्रिया इस 1 महीने में काफी बिजी थी। आज रेयान आहूजा इंडस्ट्री आया हुआ था। उसे भी रौनक जी के बारे में पता चल चुका था। पूरी मल्होत्रा फैमिली रौनक जी से मिलने आई थी। रेयान भी आया था मगर वहां श्रिया मौजूद नहीं थी, इसलिए वो आहूजा इंडस्ट्री चला गया। उसने कैबिन में नॉक किया तो श्रिया कम इन बोली। तभी रेयान अंदर आया और श्रिया को देखने लगा। जब श्रिया को कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपना चेहरा उठाकर देखा। तभी उसे रेयान नजर आया। इतने दिनों बाद रेयान को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से खंगी हुई और जाकर रेयान के सीने से लग गई। रेयान उसके बालों को सहलाने लगा। आज कितने दिनों बाद रेयान और श्रिया को सुकून मिला था, जिससे दोनों को चेहरे पर मुस्कान थी। तभी रेयान ने श्रिया को अपने गोद में बिठा लिया और उससे बोला, बेबी इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। श्रिया बोली, कैसे टेंशन ना लूं? आपको पता भी है मुझे अभी तक उस शख्स के बारे में नहीं पता जिसने अटैक किया, और तो और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये भी नहीं पता। रेयान बोला, शांत हो जाओ बच्चा, हम दोनों मिलकर उस अटैकर को ढूंढेंगे, ठीक है? तुमने अपनी क्या हालत बना दी है। इतनी टेंशन लोगी तो तुम कैसे कंपनी और अंकल को संभाल पाओगी? श्रिया उसके सीने से लग गई और बोली, मैं ख्याल रखूंगी। थोड़ी देर बाद रेयान वहां से चला गया। श्रिया फिर से अपना काम करने लगी। आयुष और श्रिया ने कंपनी काफी अच्छे से संभाल ली थी। पहले तो कुछ शेयर होल्डर श्रिया के बदले किसी और को सीईओ बनाने वाले थे, मगर जब उन्होंने श्रिया की काबिलियत देखी तो सबके मुंह खुद बंद हो गए। मगर श्रिया भी उस शख्स का पता नहीं लगा पाई जो अटैक कर रहा था। ऐसे ही दिन निकलने लगे। अब रौनक जी पूरी तरीके से ठीक हो गए थे। इस बीच श्रिया के एग्जाम भी हो गए। रौनक जी के ठीक होने के बाद भी उन पर घर पर काफी अटैक हुए, मगर श्रिया के बॉडीगार्ड और शैडो गार्ड्स की वजह से कोई भी अटैक सक्सेस नहीं रहा। श्रिया और रेयान के बारे में भी सबको पता चल चुका था, जिससे सब खुश थे, मगर कियारा अभी भी अपनी दोस्त मिहिका के साथ अपने भाई की शादी करवाना चाहती थी। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि श्रिया और रेयान की सगाई और शादी श्रिया के पढ़ाई पूरी होने पर की जाएगी, जिससे सब एग्री थे। रौनक जी और श्रिया दोनों कंपनी को संभाल रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया था श्रिया की पढ़ाई पूरी होने पर वो कंपनी का की सीईओ श्रिया को बना देंगे। इस बीच कॉलेज में भी सब शांत था। श्रिया का वही रूटीन था, मगर अब रात को रेयान से बात होने लगी थी। वो हफ्ते में 1 बार मिल लिया करते थे। इस बीच कृषिका की लाइफ में भी एक लड़के की एंट्री हुई जो कि काफी गुड लुकिंग था। उसका नाम रियांश था। वो आर्य कंपनी का सीईओ था। कृषिका उससे बेहद प्यार करती थी, वो भी कृषिका से बहुत प्यार करता था।
मगर जब कियारा ने उस शख्स को देखा उसे भी वो पसंद आया और वो रेयांश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। इस चक्कर में कृषिका और कियारा की कई बार कहासुनी हो जाती थी। ऐसे ही दिन निकलने लगे। श्रिया का अब लास्ट ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे। कृषिका, श्रिया और अनिका ने लास्ट एग्जाम दिया और वो क्लब चले गए। वहां उन्होंने बहुत एंजॉय किया। इस बीच शिल्पी भी काफी फेमस हो चुकी थी। उसने जो किया सब भूल चुके थे। वो इंडस्ट्री में काफी फेमस हो चुकी थी। उसने अब इंडिया वापस आने का सोच लिया था। वहीं अब सब कुछ नॉर्मल था, अब अटैक भी होने बंद हो चुके थे। मगर श्रिया हमेशा अलर्ट रहती थी। रेयांश भी मल्होत्रा फैमिली में शामिल हो चुका था। उसे पूरी मल्होत्रा फैमिली काफी पसंद करती थी। चैप्टर 44। ऐसे ही एग्जाम भी खत्म हो गए। श्रिया अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। आज सब लोगों ने पिकनिक का डिसाइड किया था। सभी लोग घूमने चले गए। इधर सभी लोग गोवा में आ चुके थे। सभी लोग एंजॉय करने लगे। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई। इसी के साथ रौनक जी की चीख निकल गई। तभी सभी लोग रिजॉर्ट के अंदर आए तो श्रिया के हाथों को गोली छूकर निकली थी, जिससे श्रिया के हाथों से खून बह रहा था। वहीं श्रिया को गोली लगा देख रेयांश को सदमा लग गया। उसने गन छोड़ी और वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और चिंता के साथ बोला, बच्चा आपको दर्द हो रहा है, आप बीच में क्यों आए? ये इंसान एक खुदगर्ज है। वहीं श्रिया ने रेयांश का हाथ अपने चेहरे से झटक दिया, जिससे रेयांश के दिल में दर्द उठा। तभी रेयान जो अभी वहां पहुंचा था, जैसे ही उसने श्रिया को देखा वो जल्दी से उसके पास गया और डॉक्टर को आवाज लगाने लगा, क्योंकि वो अपने साथ डॉक्टर को भी लाए हुए थे। डॉक्टर जल्दी से आगे आया और श्रिया के हाथों की पट्टी कर दी। अब सबका ध्यान रौनक जी पर गया। आज पहली बार उनकी आंखों में बेहिसाब दर्द और पछतावा था। तभी आकांक्षा जी उनके पास आते हुए बोली, क्या बात है रौनक, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? इस लंके ने हमारी बच्ची पर बंदूक चलाई है, इसे जेल भेजिए। तभी श्रिया बोली, नहीं मॉम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तभी श्रिया बोली, मॉम आप इन्हें जानती है, ये कौन है? जिस पर आकांक्षा जी श्रिया को देखने लगी। तभी श्रिया बोली, ध्यान से देखिए। जैसे ही सबने रेयांश को ध्यान से देखा, उसके कुछ फीचर्स रौनक जी और कुछ फीचर्स आकांक्षा जी से मिल रहे थे। तभी श्रिया बोली, मॉम ये आपके बेटे हैं, रेयांश आहूजा, डैड, और आपके बने बेटे। जिससे सब हैरानी से श्रिया को देखने लगे। तभी रौनक जी बोले, हाँ आकांक्षा प्रिंसेस सही बोल रही है, ये हमारा बेटा है। तभी रेयांश चिल्लाते हुए बोला, बंद कीजिए अपनी बकवास, आप दोनों मेरे माँ बाप बिल्कुल नहीं है। मैं आप दोनों को अपना माँ बाप नहीं मानता। तभी श्रिया बोली, हाँ सही है, तभी तो आज आपने मुझ पर गोली चलाई है ना मिस्टर रेयांश आहूजा। वहीं उसकी बातें सुनकर रेयांश बोला, नहीं प्रिंसेस, ऐसा नहीं है, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आप तो मेरी इकलौती बहन हो, मेरी प्रिंसेस हो। जिस पर श्रिया हंसते हुए बोली, नहीं मिस्टर आहूजा, मुझे आपकी बहन बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जब आपका मेरे मम्मा डैडा से कोई रिश्ता नहीं है तो आपका मेरे साथ कहाँ से रिश्ता हो गया? खैर मैंने तो सुना था दी आर्य बहुत शातिर और माइंडेड इंसान है, मगर मैं गलत थी, क्योंकि आप एक बेवकूफ और नासमझ इंसान हैं। वहीं रेयांश का असिस्टेंट हैरान था। जो इंसान किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनता था, वो एक बच्ची के मुंह से खुद की इंसल्ट सुन रहा था, मगर उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द था। तभी श्रिया बोली, आपको मलय राठौर ने जो बताया आपने उस पर भरोसा कर लिया, क्यों? सही कहा ना मैंने मिस्टर रेयांश आहूजा। क्या आपको एक बार आकर मॉम डैड से नहीं पूछना चाहिए था? आखिर उन दोनों ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों नहीं अपने पास रखा, जबकि उनके पास इतनी दौलत थी? मगर नहीं, आपने नहीं पूछा, क्योंकि आप तो हम सबसे नफरत करते हो ना। तो सुनिए उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जब मॉम ने आपको जन्म दिया, तब आपके सो कोल्ड मलय राठौर ने पापा को किसी इमरजेंसी में फंसा दिया।
और खुद वहां रहे। फिर उन्होंने डॉक्टर को पैसे खिलाए और किसी और के मरे हुए बच्चे को आपकी जगह बदलकर मॉम डैड से बोला गया कि आप मरे हुए पैदा हुए हैं। तब मॉक को बहुत बड़ा सदमा लगा, मगर धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। फिर 7 साल बाद मेरा जन्म हुआ तो मिस्टर मलय राठौर ने मुझे अपनी बेटी शिल्पी से बदल दिया। आपको उन्होंने वहां से उठाकर अनाथ आश्रम छोड़ दिया और आपको बचपन से वो डैड के खिलाफ भड़काता गया। तब आप बच्चे थे, मगर अभी तो आप इतने सक्सेस हैं। मगर आपने कुछ पता नहीं लगाया है ना। जब मैं पैदा हुई तो मुझे भी उसने अनाथ आश्रम छोड़ दिया, मगर बाद में मॉम डैड से मिल गई और उन्हें पता चला कि मैं उनकी असली बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझे प्यार दिया। मगर जब उन्हें आपके जिंदा होने के बारे में पता ही नहीं है तो वो दोषी कैसे हुए? टेल मी। इस बार श्रेया ने जोर से बोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी आंखों में मलय जी के लिए एक नफरत थी और रेयांश के लिए एक गुस्सा। तभी श्रेया बोली, आई नो आपको यकीन होगा नहीं तो ठीक है। फिर उसने आयुष को कुछ इशारा किया और एक फाइल रेयांश के हाथ में दे दी। जैसे ही रेयांश ने वो फाइल पढ़ी, उसमें रेयांश के जन्म की रिपोर्ट थी जिसे रेयांश को मरा हुआ बताया गया था। और वो रिपोर्ट असली थी क्योंकि उसमें हॉस्पिटल की मोहर लगी हुई थी। तभी श्रेया बोली, आप खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मगर भले ही मॉम डैड आपको माफ कर दे, मगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी मिस्टर आहूजा। और खबरदार, जो मुझे अपनी बहन या प्रिंसेस बोला तो आप मेरे कुछ नहीं लगते। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। रेयांश के असिस्टेंट ने अपनी टीम को लगा दिया। करीब रात के 8 बजे उन्हें सारी जानकारी मिल गई। मगर जैसे ही रेयांश ने वो फाइल पढ़ी, वो पूरी तरह से टूट गया। उसने जिसे खुद को बचाने वाला समझा, उसी इंसान ने उससे उसके माँ बाप को अलग कर दिया। और आज तक वो उनसे बिना वजह नफरत करता आया था। उसने अपने पापा पर गोली चलाई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो अभी वो क्या करता? वो अपनी मॉम और बहन को कैसे फेस करता? वो अचानक घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसके असिस्टेंट के आंखों से भी आंसू बहने लगे, मगर वो क्या कर सकता था? तभी वहां रौनक जी, आकांक्षा जी और उसके दादा दादी आ गए। आकांक्षा जी ने रेयांश को अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वहीं अपनी माँ का स्पर्श महसूस कर, जिसमें रेयांश को सेफ और बहुत सुकून महसूस हो रहा था, उसने कसकर उन्हें पकड़ लिया और बोला, मॉम मुझे माफ कर दीजिए। उसने सबसे माफी मांगी, सबने उसे माफ कर दिया। मगर तभी रेयांश बोला, डैड प्रिंसेस कहाँ है? रौनक जी अपना सिर अफसोस में हिलाते हुए बोले, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, वो बहुत जिद्दी है। मगर तुम कोशिश करते रहो, वो तुम्हें माफ कर देगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 45। जब रौनक जी ने रेयांश को बताया कि श्रेया इतनी आसानी से नहीं मानेगी तो वो निराश हो गया। वो श्रेया को बहुत प्यार करता था। मलय ने रेयांश को श्रेया के खिलाफ भी करने की सोची, मगर रेयांश श्रेया से प्यार करता था। वो उसे दिल से अपनी बहन मानता था। इधर रेयान और श्रेया एक जगह बैठे हुए थे। तभी रेयान बोला, बेबी डॉल, तभी तुमने रेयांश को कृषिका की लाइफ में आने दिया? श्रेया ने एक नज़र रेयान को देखा, फिर बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें इसलिए अपनी कृषा की लाइफ में आने दिया क्योंकि सच में वो कृषा से प्यार करते हैं। मुझे पता था वो आपकी फैमिली को या मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मॉम डैड और दादी दादू से नफरत करते थे। बाकी वो यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, मगर अब शायद वो मॉम डैड से नफरत नहीं करें। मलय राठौर जो चाहता था वो कभी नहीं होगा। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगी। रेयान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर मिस्टर आहूजा कृषा से प्यार नहीं करते तो? श्रेया बोली, तो मैं उन्हें कभी भी कृषिका के करीब नहीं आने देती। वहीं उसकी बातें सुनकर रेयान को आज उससे और भी प्यार हो गया, क्योंकि श्रेया ने सिर्फ सच का साथ दिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशियों के बारे में सोचा। तभी वहां रेयांश आ गया और वो श्रेया से बोला, प्रिंसेस मेरी बात तो सुनो, तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं नासमझ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ।
जो मैंने उस घटिया आदमी की बातों पर यकीन किया प्लीज। तभी श्रिया बोली, मिस्टर आहूजा, आप मुझे प्रिंसेस बुलाना बंद कीजिए, ठीक है? मैंने आपको माफ किया और आज से आप मुझसे दूर रहेंगे। जिसे सुनकर रेयांश की आंखों में नमी तैर गई, मगर उसने अपने आंसू बाहर नहीं आने दिए। श्रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो चाहती थी कि रेयांश अगले बार ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे, और अगर इस बार वो रेयांश को अच्छा सबक सिखाएंगी तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने खुद को कंगा किया और बोली, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, आप सिर्फ मॉम डैड के बेटे हैं, मगर आपका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। रेयान भी श्रिया के पीछे चला गया। तभी श्रिया को आकांक्षा जी ने बुलाया और बोली, बच्चा माफ कर दो उसे। जिस पर श्रिया बिना भाव के बोली, बिल्कुल भी नहीं मॉम, प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इधर दादा दादी और रौनक जी ने कल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की सोची थी, इसलिए सब आज ही यहाँ से मुंबई के लिए निकल गए। रात तक सब मुंबई पहुंच गए। श्रिया सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं आकांक्षा जी ने रेयांश का कमरा उसकी पसंद के हिसाब से डेकोरेट करवाया था। जब रेयांश कमरे में गया वो तो हैरान रह गया, क्योंकि ये कमरा उसके खुद के मेंशन जैसा था जैसा उसका बेडरूम था। रेयांश को काफी खुशी हुई। उसने शावर लिया और अपने असिस्टेंट से बोलकर श्रिया के लिए एक लिमिटेड स्पोर्ट्स कार मंगवा ली और ड्रेसेस, एक सनफ्लावर का बुके, क्योंकि श्रिया को सनफ्लावर पसंद थे। श्रिया की पसंद की चॉकलेट और टेडी सॉफ्ट टायज और भी बहुत कुछ जो श्रिया को पसंद था उसने सब मंगवा लिया। डिनर के टाइम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सब डिनर कर रहे थे। रेयांश श्रिया को देख रहा था जो डिनर करने में बिजी थी। तभी रेयांश ने गलती से बादाम का हलवा खा लिया जो श्रिया का फेवरेट था, मगर जैसे ही रेयांश ने खाया उसकी हालत खराब हो गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वहीं उसकी ऐसी हालत देखकर सब डर गए। श्रिया ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने रेयांश को चेक किया और बोले, इन्होंने क्या खाया? जिस पर आकांक्षा जी बोली, बादाम का हलवा। तो डॉक्टर बोले, इन्हें बादाम से एलर्जी है, अगर मुझे थोड़ी और देर हो जाती तो इनकी जान जा सकती थी। आकांक्षा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उन्होंने देखा रेयांश को होश आ रहा है। तभी श्रिया रेयांश को डांटते हुए बोली, आप छोटे बच्चे हो क्या? आपने बादाम क्यों खाया जब आपको पता है आपको बादाम से एलर्जी है? रेयांश प्यार से श्रिया को देखने लगा। वो कितने हक से बहनों की तरह अपने भाई को डांट रही थी। श्रेयांश बोला, सॉरी बच्चा, आगे से ध्यान रखूंगा। तो श्रिया कुछ नहीं बोली। तभी रेयांश बोला, तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती प्रिंसेस, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मॉम डैड दादू दादी, मैं आप सबसे मिलने आता रहूंगा, मगर अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। श्रिया बिना भाव के रेयांश को देखने लगी, फिर बोली, आप सच में बहुत सेल्फिश हैं, जाइए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वहां से जाने लगी, मगर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रेयांश ने श्रिया का हाथ पकड़ा, मगर श्रिया पलटी नहीं। तभी रेयांश ने श्रिया को अपनी तरफ घुमाया तो सबका दिल दर्द से तड़प उठा, क्योंकि श्रिया का चेहरा लाल और रोने की वजह से उसकी आंखें लाल और सूज चुकी थी। रेयांश ने जल्दी से श्रिया को अपने सीने से लगा लिया। श्रिया और जोर जोर से रोने लगी, जिससे रेयांश के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वो श्रिया से सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो उसको बिल्कुल भी रोता हुआ नहीं देख सकता था। तभी रेयांश बोला, बच्चा रोना बंद करो, तुम बीमार हो जाओगी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे हमारी फैमिली को कुछ भी प्रॉब्लम हो। मैंने जो गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। श्रिया ने रोना बंद किया और बोली, ठीक है, मगर अब आपने ऐसा किया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तो रेयांश खुश हो गया और उसने श्रिया को हग कर लिया। अब जाकर उसे राहत मिली कि उसकी प्रिंसेस अब उससे नाराज नहीं है। वो भी अब बाकी बहनों की तरह उसे राखी बांधेगी, उसके साथ लंगाई करेगी, नखरे करेगी। उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी।
वहीं दोनों भाई बहन का प्यार देखकर सब खुश थे, उनके चेहरे पर बहुत बनी वाली मुस्कान थी। चैप्टर 46। अगली सुबह आज पार्टी का दिन था। रौनक जी ने सबको इनवाइट किया था, चाहे वो छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेसमैन हो। तभी रियांश बोला, प्रिंसेस मेरे साथ चलो। तो श्रिया रियांश के साथ चल दी, बाकी घरवाले भी उनके पीछे चले गए। तभी श्रिया ने देखा उसकी फेवरेट कार खड़ी थी। वो खुश हो गई और जाकर कार को देखने लगी। वहीं उसे इतना खुश देखकर सब लोग खुश हो गए। तभी श्रेयांश बोला, प्रिंसेस तुम्हें पसंद आया? तो श्रिया बोली, बहुत ज्यादा। रियांश बोला, ये आपके लिए है। जिस पर श्रिया खुश हो गई। तभी बाकी लोग भी वहां आ गए। उन्होंने भी कार देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ये मॉडल अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था। तभी वहां कुछ गार्ड्स आए, उनके हाथों में सॉफ्ट टॉय थे और एक बहुत बड़ा टेडी बियर जो कि श्रिया की हाइट जितना ही होगा। कुछ गार्ड्स के हाथ में श्रिया के फेवरेट चॉकलेट का डिब्बा था, जिससे श्रिया खुश हो गई। श्रिया रियांश के गले लग गई और बोली, थैंक यू भाई। रियांश खुश हो गया, उसने श्रिया के माथे को चूमा। उसने सारे सामान को अंदर रखने का बोला और ड्राइवर से गाड़ी को गैराज में रखवाने का बोल दिया। तभी वहां एक महंगी कार आकर रुकी, जिससे सब उस कार को देखने लगे। तभी उस कार में से एक लड़की आई और आकर रियांश को भाई आई मिस यू बोलते हुए गले से लग गई। वहीं श्रिया ने उस लड़की का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर नफरत उतर आई और वो रियांश और उस लड़की को बिना भाव के देखने लगी। वहीं हाल घर वालों का भी था। जैसे ही रियांश ने श्रिया का चेहरा देखा तो उसने उस लड़की को धक्का दे दिया। अब उसका चेहरा सबके सामने था, ये और कोई नहीं, शिल्पी थी, जो आज ही इंडिया आई थी। वो काफी खूबसूरत हो चुकी थी, मगर फिर भी श्रिया के सामने वो अभी भी फीकी ही लग रही थी। तभी रियांश बोला, तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं कितनी बार तुम्हें बताऊं, मेरी सिर्फ एक बहन है और वो मेरी प्रिंसेस श्रिया आहूजा है, ना कि तुम मिस शिल्पी राठौर। जिसे सुनकर शिल्पी का चेहरा काला पड़ गया। तभी वो बोली, भाई आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए, इस परिवार की वजह से आपको अनाथ आश्रम में रहना पड़ा और आप उसी घर की बेटी को अपनी बहन बोल रही हैं। तभी वहां श्रिया के चाचा चाची लोग आ गए और वो नफरत से बोले, अच्छा, और ये बात बोल भी कौन रहा है जो इतने सालों तक हमारी आयु की जिंदगी जी रही थी? शर्म नहीं आती जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हुए? जिस पर शिल्पी नफरत से बोली, कौन सा परिवार जिसने मुझे अपनी असली बेटी के लिए घर से निकाल दिया? तभी अनिका बोली, तो क्या गलत किया? तुम जैसी नागिन को घर से ही निकालना चाहिए, जो खुद को श्रिया से ज्यादा इस घर की हिस्सेदार समझने लगी थी। तुमने ही श्रिया को बदनाम करने की कोशिश की और तो और उसे गोदली हुई बेटी साबित किया। शर्म आई तुम्हें जो यहाँ पर फालतू का ज्ञान दे रही हो? तभी रियांश बोला, मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूं और बोल देना अपने बाप से, मेरे साथ गेम खेलकर उसने अपनी मौत को न्योता दिया है। अगर तुमने मेरी बहन को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी जान लेने में भी जरा सा टाइम नहीं लगाऊंगा। दफा हो जाओ अब यहाँ से। गार्ड्स दोबारा इसे यहाँ घुसने मत देना। इतना बोलकर श्रिया को लेकर अंदर चला गया। शिल्पी ने नफरत से सबको देखा और वहां से चली गई। वो नफरत से बोली, श्रिया मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, तुम देखती जाओ। अभी तो रेयान और मेरी शादी होगी और तुम्हें उसके बाद में तुम्हारी असली औकात दिखाऊंगी। वहीं सब अंदर चले गए। तभी चाचा चाची का परिवार रेयांश से मिला और सब खुश थे कि उनका घर का बच्चा वापस आ गया है। घर में सजावट हो रही थी। पार्टी शाम को थी। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था। श्रिया और अनिका के कमरे में चले गए। सौरभ रियांश के साथ बिजनेस की बातें करने लगे। रौनक जी ने मलय जी के बारे में सबको बताया, उसी की वजह से रियांश के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। इनका इंट्रोडक्शन एक बार और कर देती हूँ, आप भूल गए होंगे। मिस्टर उमेश आहूजा रौनक जी के चाचा, मिसेस करुणा आहूजा रौनक जी की चाची, मिस्टर राघव आहूजा श्रिया के चाचा,
मिसेस कुसुम आहूजा श्रिया की चाची। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, सौरभ आहूजा बेटा और अनिका आहूजा बेटी। उमेश जी संजीव जी से बोले, भाई मुझे कभी भी उस मलय पर शक नहीं हुआ कि वो इतना शातिर होगा। तभी रौनक जी बोले, चाचा जी मुझे नहीं लगता इस काम में वो अकेला होगा, जरूर कोई उससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान इन सबके पीछे है, जो हमारी फैमिली के बारे में अच्छे से जानता हो। सबको रौनक जी की बातें सही लगी। वो बोले, हाँ बेटा पता करवाओ, वरना क्या पता वो इंसान आगे क्या क्या करे। रौनक जी ने भी सहमति जताई। आकांक्षा जी और कुसुम जी किचन में लंच बनाने चली गई। वहीं करुणा जी और रंजना जी आपस में बातें करने लगे। इधर श्रिया के रूम में श्रिया अनिका को शिल्पी के बारे में बता रही थी। तभी अनिका बोली, आयु मैंने सुना है वो काफी फेमस हो चुकी है, शायद वो पावरफुल भी हो चुकी है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी श्रिया शातिर मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, इस बार कुछ नहीं होगा अनु, डोंट वरी, वो हमारी फैमिली और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसको और उसके बाप को इस बार मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, और इन सबके पीछे जो मास्टर माइंड है वो भी जल्दी सामने होगा। अनिका बोली, मतलब? तो श्रिया बोली, मतलब ये शिल्पी और मलय राठौर बस मोहरा है, असली मास्टरमाइंड अभी भी छुपा हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से पता है वो अपने बिल से कैसे बाहर आएगा। उसको और उसके दोनों मोहरों को मैं उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 47। ऐसी ही शाम हो गई। आज आहूजा मेंशन बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहमानों का आना हो गया था। रौनक जी और आकांक्षा जी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अनिका और श्रिया भी तैयार होकर रूम में बैठे हुए थे। वहां मल्होत्रा फैमिली भी मौजूद थी। कृषिका भी श्रिया के कमरे में चली गई। वहीं कियारा को उसके दोस्त दिखे तो वो भी उनके साथ चली गई। तभी संजीव जी बोले, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आज पार्टी क्यों रखी है, तो आप लोगों को हम किसी खास इंसान से मिलवाना चाहते हैं। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगे, मगर सबको लगा शायद श्रिया के लिए किसी लड़के को पसंद कर लिया गया हो। तभी सीढ़ियों में स्पॉटलाइट पनी, वहां से एक लड़का और एक लड़की नीचे आ रहे थे। ये कोई और नहीं, रेयांश और श्रिया थे। सबको अब कंफर्म हो चुका था। तभी संजीव जी बोले, तो आप लोग इनसे मिलिए, ये हमारे पोते हैं, रेयांश आहूजा, जो हमसे बचपन में बिछड़ गए थे, और ये हैं हमारी इकलौती पोती श्रिया आहूजा। वहीं सब हैरानी से रेयांश को देखने लगे। तभी संजीव जी बोले, ये आर्य कंपनी के सीईओ हैं, जिससे सबको और बंगा शौक लग गया। इसी के साथ रौनक जी भी स्टेज पर आए। फिर माइक पर बोले, आप लोगों को पता है कि अभी आहूजा इंडस्ट्री का सीईओ मैं हूं, तो आज मैं सीईओ का पद अपनी बेटी श्रिया आहूजा को देता हूं। आज से आहूजा इंडस्ट्री की नई सीईओ वही रहेंगी। जिस पर सब लोग तालियां बजाने लगे। रेयांश बहुत खुश था, क्योंकि वो चाहता था उसकी बहन को भी सब कुछ मिले, इसलिए उसने आहूजा इंडस्ट्री संभालने से मना कर दिया। एक बार फिर रौनक जी बोले, ये तो हो गई बिजनेस की बात, आज मैं आप लोगों के सामने 2 बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। और वो खुशखबरी है कि हमने अपने लिए दामाद और बहू ढूंढ ली है। सब लोग एक्साइटेड हो गए। तभी रौनक जी ने कृषिका और रेयान को स्टेज पर बुलाया और उन चारों के हाथों में अंगुलियां पकड़ा दी। कियारा रोते हुए वहां से चली गई। उसे कृषिका से आज और भी ज्यादा नफरत हो चुकी थी। वहीं एक शख्स जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, वो गुस्से और नफरत से श्रिया को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मगर रेयान जी की शादी मुझसे होगी, मैं हर कीमत पर उन्हें अपना बनाकर रहूंगी। वहीं रेयान ने श्रिया को और रेयांश ने कृषिका को अंगूठी पहनाई। श्रिया और कृषिका ने भी उन दोनों को अंगूठियां पहना दी। इसी के साथ उनके ऊपर फूल गिरने लगे। तभी अनिका आई और बोली, ये एंगेजमेंट काफी फीकी हो गई, तो क्यों ना कुछ धमाल किया जाए।
तो सबसे पहले डांस करेंगे हमारे दोनों कपल्स। तो रेयांश और रेयान ने कृषिका और श्रिया का हाथ पकड़कर स्टेज के सेंटर में आ गए। इसी के साथ गाना बजा। रेयान ने अपना एक हाथ श्रिया की कमर पर और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा। सेम चीज रेयांश ने भी किया। श्रिया और कृषिका ने अपना हाथ, तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे, तू पास है, मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको न पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होंठ पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय, तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं, सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, बीते लम्हों से दुनिया बसा लूं, मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूं, मेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद को सुनाऊं, यादों के तारे, यादों के तारे टूटेंगे कैसे, मेरे हैं जो वो रूठेंगे कैसे, बीते दिनों की खोली किताबें, गुजरे पलों को कैसे भुला दें, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको न पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होंठ पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा हाय, तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं, सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, ओह। इसी के साथ गाना बंद हुआ। रेयान जो पूरी तरह से श्रिया में खोया हुआ था उसको तालियों की आवाज से होश आया और वो सीधा खंगा हो गया। श्रिया को अभी भी अपने गर्दन पर रेयान की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे श्रिया के गाल लाल हो गए, क्योंकि रेयान उसे किस किए जा रहा था। वहीं कृषिका के चेहरे पर एक सुकून था। वहीं शिल्पी को रेयान और श्रिया की करीबी देखकर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके हिसाब से श्रिया के जगह उसे होना चाहिए था। तभी श्रिया ने उसे देखा और एक डेविल स्माइल की, जिससे शिल्पी सकपका गई, क्योंकि उसे लग रहा था उसे कोई नहीं पहचाना होगा। मगर श्रिया ने उसे पहचान लिया था। शिल्पी नफरत से श्रिया को देखने लगी, जिससे श्रिया की मुस्कान और भी गहरी हो गई। इधर जेल में जब मलय को पता चला कि रेयांश को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है तो वो गुस्से से पागल हो गया था। उसकी आंखों में नफरत उतर आई। उसकी सालों का प्लानिंग खराब हो चुकी थी, मगर उसने सोच लिया था वो रेयांश को फिर से उन सबके खिलाफ कर देगा। उसने किसी को कुछ मैसेज किया और फिर पागलों की तरह हंसने लगा। फिर नफरत से बोला, रौनक तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा, मैं तुझे जीतने लगी दूंगा, तेरे बेटे को फिर से तेरे ही खिलाफ कर दूंगा, जिससे वो तुझसे फिर से नफरत करने लगे। अब देखो तुम्हारा परिवार तुमसे कैसे नफरत करने लगेगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दूंगा, फिर तुम्हारी जान लेकर तेरे पूरे परिवार की भी जान ले लूंगा, जिससे वो सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 48। पार्टी खत्म हो चुकी थी और हर न्यूज चैनल में एक ही न्यूज चल रही थी। मल्होत्रा और आर्य इंडस्ट्री के द हैंडसम सीईओ ने आज अपने अपने प्यार से सगाई कर ली। वहीं ये न्यूज देखकर शिल्पी के तन बदन में आग लग गई थी। वहीं हाल कियारा का भी था। अगली सुबह आज घर में खुशी का माहौल था। तभी डोरबेल बजी। जब मेड ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। तभी मेड ने अंदर आकर सबको बताया कि कोई औरत आई है। आकांक्षा जी ने उन्हें अंदर लाने को बोला तो वो औरत अंदर आई। उसे देखकर आकांक्षा जी के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं रौनक जी के चेहरे पर नफरत उतर आई। वो औरत अंदर आई और जैसे ही रौनक जी के गले लगने को हुई, श्रिया ने उस औरत का हाथ पकड़कर दूर झटक दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। तभी वो औरत गुस्से से खंगी हुई और बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, जिससे श्रिया उसे अपनी कोल्ड आंखों से घूरने लगी।
जिससे उस औरत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बाहर से एक लड़की आई और रौनक जी के गले से लग गई, जिसे देखकर श्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वहीं आकांक्षा जी ये सब बिना भाव के देख रही थी। रौनक जी ने उस लड़की को खुद से दूर किया और गुस्से से बोले, टीना बिहेव योरसेल्फ। तभी वो लड़की अपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली, अंकल मैंने आपको बहुत मिस किया। रेयांश उन दोनों को घूर रहा था। तभी वो लड़की रेयांश से गले मिलने को हुई तो रेयांश ने उसे खुद से दूर झटक दिया और गुस्से में बोला, खबरदार मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस का भाई हूँ। बाकी मुझे किसी भी सनक से उठाए गए लोगों से रिलेशन रखने में दिलचस्पी नहीं है। इधर वो औरत जिसका नाम मनीषा शर्मा था और उसकी बेटी टीना शर्मा ये रौनक जी के फ्रेंड की बीबी थी, मगर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई तो रौनक जी ने मनीषा जी और टीना को अमेरिका भेज दिया। मनीषा जी रौनक जी को कॉलेज टाइम से प्यार करती थी, मगर रौनक जी आकांक्षा जी से प्यार करते थे और उन्होंने उनसे शादी कर ली। मनीषा जी जैसे ही रौनक जी के बगल में बैठने को हुई, श्रिया ने तुरंत वहां पर आकांक्षा जी को बिठा दिया। मनीषा जी बस देखी ही रह गई। तभी श्रिया बोली, आप अपनी जगह भूल रही है, शायद जो आप मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। वहीं मनीषा जी सकपका गई। रौनक जी वहां से उठे और आकांक्षा जी और श्रिया के माथे को चूमकर वहां से निकल गए, जिससे मनीषा जी और टीना का चेहरा काला पड़ गया। रेयांश भी श्रिया और आकांक्षा जी के माथे को चूमकर वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल गया। रंजना जी और संजीव जी को भी मनीषा जी वहीं पसंद थी, क्योंकि वो बहुत घटिया औरत थी, जिसने पहले पैसों के लिए शादीशुदा मर्द का डिवोर्स करवाकर उससे शादी की, मगर शादी के 1 साल बाद ही उस आदमी की मौत हो गई। तभी श्रिया बोली, मिस शर्मा आप कब जा रही हैं? मनीषा जी बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं रह सकती क्या? श्रिया ने एक नज़र उन्हें देखा और सपाट लहजे में बोली, नहीं, आपका यहाँ घर होगा ना, तो आप वहाँ क्यों नहीं रहती? आकांक्षा जी ने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो शांत हो गई। श्रिया भी अपने दादा दादी और मॉम को बाय बोलकर आहूजा इंडस्ट्री चली गई। रौनक जी बस आज एक मीटिंग अटेंड करने गए थे, जिसमें वो श्रिया को सीईओ अनाउंस करने वाले थे। श्रिया ने जाने के बाद आकांक्षा जी ने दोनों मेड से बोलकर उनका रूम दिखा दिया। तभी टीना एक रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वो रूम चाहिए, जिससे आकांक्षा जी की भौहें सिकुड़ गई और वो बेरुखी से बोली, तुम उस रूम में नहीं रह सकती। जिस पर टीना उदास सा चेहरा बनाकर बोली, क्यों, पर मुझे वहीं रहना है। तभी मनीषा जी बोली, आकांक्षा एक रूम ही तो है, तो दे दो, बच्ची का दिल रह जाएगा। जिस पर आकांक्षा जी बोली, वो कमरा श्रिया का है इसलिए। तभी टीना बोली, वो थोड़े दिन किसी और रूम में रह लेगी, मैं तो मेहमान हूँ, वैसे भी वो इतना तो कर ही करती हैं। वैसे भी रौनक अंकल तो मुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। जिस पर रंजना जी जो कब से उनकी बातें सुन रही थी वो बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने घर की इकलौती बेटी को तुम्हारी वजह से दूसरे रूम में रहने को बोलेंगे? तुम बस मेहमान हो, वहीं बनकर रहो, और मेहमान गेस्ट रूम में रहते हैं, इसलिए तुम और तुम्हारी माँ जब तक यहाँ हो वो ही बनकर रहो। वहीं उनकी बातें सुनकर वो दोनों का चेहरा काला पड़ गया, मगर वो कुछ नहीं बोल पाए। वो दोनों गेस्ट रूम में चले गए। तभी टीना बोली, मॉम वो घटिया लड़की कैसे इस घर की प्रिंसेस बनकर रह सकती है? वो नहीं, मैं इस घर की प्रिंसेस बनूंगी। आप जल्दी से उनसे शादी कीजिए, ताकि ऑफिशियली मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी। जिस पर मनीषा जी बोली, बस थोड़े दिन इंतजार करो, रौनक खुद मुझसे शादी करेंगे अपनी मर्जी से, और फिर मेरी प्रिंसेस यहाँ की राजकुमारी बनेगी और मैं उन तीनों माँ बेटी बेटे को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगी। वहीं कोई अपने लैपटॉप में ये सब देख रहा था, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो नफरत से बोली, मनीषा शर्मा, तुझे और तेरे उस 2 टके के बॉयफ्रेंड को मैं इतनी बुरी मौत दूंगी कि तुम्हारी मौत भी काम जाते, मगर सबसे पहले तेरा और तेरी बेटी का इलाज होगा, वो भी मैं करूंगी।
बस इंतजार करो, मेरी मॉम की जगह लेने का सपने सहित तुझे तेरी कब्र में दफना दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 49। श्रिया लैपटॉप में वीडियो देख रही थी। जैसे ही उसने वीडियो देखा उसका चेहरा गुस्से से तम गया। वह गुस्से में बोली, मनीषा शर्मा, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी माँ की जगह ले सकती हो मेरे रहते? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी कि तुम कभी भी इस तरीके के सपने देखने की हिम्मत नहीं करोगी। इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्री में रेयान एक मीटिंग में बैठा हुआ था। तभी उसके कैबिन में नॉक हुआ। उसने कम इन बोला तो कबीर अंदर आया और बोला, बॉस, मिस मोनिका राठौर आपसे मिलना चाहती है। जिस पर रेयान बोल, क्यों? कबीर ने एक नज़र रेयान को देखा और बोला, वह मिस आहूजा के बारे में आपको कुछ बताना चाहती है। जिससे रेयान की भौहें सिकुड़ गई, मगर वह बोला, ठीक है, उसे लेकर आओ। इतना बोलकर वह अपना काम करने लगा। वही कबीर वहां से चला गया। वह रिसेप्शनिस्ट पर आया और शिल्पी को अपने साथ चलने को बोला, जिससे शिल्पी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह अपने मन में बोली, श्रिया देखो मैं कैसे तुम्हारे प्यार को तुमसे छिनती हूँ, क्योंकि रेयान जी मेरे हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। कबीर ने रेयान के केबिन में नॉक किया। अंदर से रेयान की डोमिनेटिंग आवाज आई, कम इन। रेयान की परमिशन मिलने के बाद वह दोनों अंदर चले गए। जैसे ही शिल्पी की नज़र सामने बैठे रेयान पर गई, वह बस उसे देखते ही रह गई। वह एकटक उसे देखने लगी। तभी रेयान ने अपनी नज़र उठाकर देखा। उसकी नज़रों में इस वक्त सिर्फ कोल्डनेस भरी थी। वह बोला, क्या बात है मिस राठौर, आपको क्या बात करनी है? तभी शिल्पी बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी रेयान ने कबीर को बाहर जाने को बोला। उसके बाद वह शिल्पी को देखते हुए बोला, हाँ अब बोलिए। तभी शिल्पी बोली, मिस्टर मल्होत्रा, अन्य आपको प्यार नहीं करती है। वह बस आपके पैसों के लिए आपके पीछे है, क्योंकि उसका चक्कर राघव सक्सेना के साथ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। शिल्पी के बात सुनकर रेयान का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया, मगर वह बोला, अच्छा ठीक है, दिखाओ क्या सबूत है तुम्हारे पास। तो शिल्पी ने अपने फोन से एक तस्वीर निकाल और फोन को रेयान के आगे रख दिया। जैसे ही रेयान की नज़र फोन पर पड़ी, उसका चेहरा सर्द हो गया। वह गुस्से में शिल्पी को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी फोटो मुझे दिखाओगी और मैं अपनी जान पर शक करूंगा? जिससे शिल्पी के हाथों के मुठिया कस गई। मगर वह बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आप मुझ पर यकीन नहीं करते। ऐसा कीजिए, आप खुद एक बार उस होटल पर जाकर पूछिए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा। रेयान गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर दोबारा तुमने अपनी घटिया शक्ल मेरे सामने दिखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी। वही रेयान की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर शिल्पी डर से कांप गई। वह वहां से बाहर चली गई, मगर जाते हुए उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। इधर रेयान ने श्रिया को कॉल किया और उससे बोला, बेबी डॉल तुम कहाँ हो? उधर से श्रिया बोली, मिस्टर मल्होत्रा, मैं इस वक्त डैड के साथ ऑफिस पर हूँ। रेयान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, ओके, अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। शाम के टाइम रेयान ऑफिस से बाहर निकाल तो उसे अपनी गाड़ी के पास एक लड़की नजर आई, जिससे उसका चेहरा सर्द हो गया। कबीर ने जब रेयान के चेहरे के भाव देखे तो वह भी डर से कांप गया, मगर जब उसने रेयान के नजरों का पीछा किया तो उसे भी एक लड़की नजर आई। वह खुद से बोला, मिस राठौर यहाँ क्या कर रही है? रेयान और कबीर शिल्पी की तरफ गए। जैसे ही शिल्पी की नज़र की रेयान पर पड़ी, वह शर्मीला मुस्कान देते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? एक्चुअली मेरी गाड़ी ना खराब हो चुकी है, इसलिए मैं घर नहीं जा पा रही हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। शिल्पी की बात सुनकर रेयान के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वह बेहद कठोर शब्द में बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूंगा कि तुम जैसे घटिया लड़की मेरी गाड़ी में बैठने के लायक नहीं हो।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मगर तुम्हारे जो यह इरादे हैं मुझे अपना बनाने के, वो हमेशा तुम्हारे इरादे सपने ही बनकर रह जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में या किसी भी जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बेबी डॉल का हूँ और उसी का रहूंगा। वही रेयान की बातें सुनकर शिल्पी का चेहरा काला पड़ गया। वह बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आखिर उस श्रिया में ऐसा क्या है? वह लड़की अनाथ आश्रम में पली बड़ी है, मैं आहूजा खानदान में एक प्रिंसेस की तरह पली बड़ी हूँ, तो फिर वह मुझसे बेहतर कैसे हो सकती है? आप एक बार मेरे बारे में तो सोच कर देखिए, मैं आपको उससे ज्यादा प्यार करूंगी। जिस पर रेयान बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि तुम जैसी घटिया लड़की मेरी श्रिया की बराबरी कभी नहीं कर सकती, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को मेरी बेबी डॉल से बेहतर बोलने की? तुम्हारी औकात क्या है बताओ? कुछ भी नहीं। तुम एक घटिया लड़की हो जो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, जिसे खुद के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। वही किया। हंस के इतनी कड़वी बातें सुनकर शिल्पी के आंखों से आंसू बहने लगे। वह अभी बहुत दयनीय लग रही थी। अगर रेयान के अलावा कोई और होता तो शायद वह शिल्पी को मासूम समझ बैठा, मगर रेयान शिल्पी को अच्छी तरीके से जानता था कि शिल्पी कितनी चालबाज लड़की है, इसलिए उसे उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ा। सच बात तो यह थी कि रेयान को श्रिया के अलावा किसी भी लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कबीर से बोलकर शिल्पी को गाड़ी से दूर किया और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। कबीर भी जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। तभी ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी फुल स्पीड पर वहां से निकल गई। शिल्पी बस गाड़ी को देखते ही रह गई। वह पैर पटकते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा, आपको तो मेरा होना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 50। आहूजा इंडस्ट्री में इस वक्त मीटिंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे। सीईओ की कुर्सी में अभी भी रौनक जी बैठे हुए थे और उनके बगल में श्रिया बैठी हुई थी। तभी रौनक जी बोले, आज मैंने यह मीटिंग एक खास पर्पस से रखी है, और वह पर्पस है श्रिया को आहूजा इंडस्ट्री का नया सीईओ बनाना। क्या आप सब लोग मेरे इस डिसीजन से सहमत हैं? सभी लोगों ने इसमें सहमति जताई सिवाय कुछ लोगों के, मगर उन्होंने भी अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। इधर दूसरी तरफ रेयान के गाड़ी में बैठकर जाने के बाद शिल्पी अपने पैर पटकने लगी और नफरत से बोली, श्रिया, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। रेयान मेरे हैं और रेयान मैं आपको पाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठी और वह भी वहां से निकल गई। रेयान गाड़ी में बैठकर कबीर से बोला, उस लड़की पर नजर रखो और हाँ, अपनी लेडी बॉस के लिए और ज्यादा गार्ड हायर करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लड़की मेरी बेबी डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। तभी कबीर बोला, ठीक है बॉस, जैसा आपने बोला वह हो जाएगा। इतना बोलकर वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद रेयान की गाड़ी मल्होत्रा मेंशन में रुकी है। वह कार से उतरा और अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए मेंशन के अंदर चला गया। उसने देखा अभी सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। उसने एक नज़र सबको देखा और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। अभी फिलहाल रात हो चुकी थी। रेयान फ्रेश होकर नीचे आया और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सभी लोग डिनर करने लगे। तभी रेयान के दादाजी बोले, हम चाहते हैं कि तुम्हारी और श्रिया की शादी हो जाए, क्योंकि अब मेरी भी उम्र हो रही है। मुझे नहीं पता मैं कब चल बसूं, इसलिए मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। अपने दादाजी की बातें सुनकर रेयान बोला, आप ऐसी बातें मत कीजिए और मैं श्रिया से पूछ कर बताऊंगा कि शादी कब करनी है। उसके बाद सब लोगों ने डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर रेयान ने श्रिया को कॉल किया। श्रिया ने 2 रिंग में कॉल उठा लिया और बोली, हाँ बोलिए। इधर से रेयान बोला, बेबी डॉल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर श्रिया बोली, हाँ बोलिए। तो रेयान बोला, वह दादू चाहते हैं कि हम शादी कर ले, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? श्रिया बोली, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार मम्मी पापा से बात कर लीजिए, उसके बाद जैसा ठीक लगे वैसे कीजिए। तभी रेयान बोला, ठीक है, मैं कल मम्मी पापा से बात कर लूंगा। तुमने खाना खाया? तो श्रिया बोली, हाँ मैंने खा लिया। और आपने खाया? जिस पर रेयान बोला, हाँ मैंने भी खा लिया। तभी श्रिया बोली, कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं?
जिस पर रेयान बोला, हाँ मुझे एक बात है जो तुमसे बोलनी है। वह एक्चुअली आज मेरे ऑफिस पर मिस राठौर आई थी और वह तुम्हारे बारे में और राघव सक्सेना के बारे में कुछ हुलजलूल बातें बोल रही थी। रेयान की बातें सुनकर श्रिया के भाव सख्त हो गए। वह बोली, आप क्या कर रहे थे और आपने उसको अपने ऑफिस कैसे आने दिया? जिस पर रेयान सकपका गया और वह बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उसको ऑफिस नहीं बुलाया था, वह खुद से आई थी और वह मुझसे बात करना चाहती थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तभी श्रिया बोली, और आपके केबिन में आप दोनों अकेले थे? जिससे रेयान के चेहरे पर पसीने आने लगे मगर उसने फिर भी सच बोला, हाँ हम दोनों अकेले थे। श्रिया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा क्या आप छोटे बच्चे हैं? नहीं ना, तो फिर आप उस चालबाज लड़की के साथ अकेले केबिन में क्या कर रहे थे? अगर उसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया, हालांकि मुझे पता है आप कुछ नहीं करेंगे मगर मुझे शिल्पी के ऊपर भी पूरा भरोसा है, वह ऐसा कुछ करेगी जिससे लोगों को लगे कि आप दोनों रिलेशन पर हो, तो क्या आपको यह सही लगेगा? आइंदा से उस लड़की से मिलने की हिम्मत मत करना आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर उसने फोन रख दिया। इधर रेयान अफसोस में सिर पकंकर बैठ गया। उसे रूही पर गुस्सा आ रहा था। वो रूही पर गुस्से से बोला, उस घटिया लड़की की वजह से मेरी बेबी डॉल मुझसे नाराज हो गई। मन तो कर रहा है मैं इसकी जान ले लूं, मगर वो मेरी बेबी डॉल की शिकार है। इधर दूसरी तरफ राठौर मेंशन में शिल्पी इस वक्त अपने कमरे में नाइट गाउन पहनकर लेटी हुई थी। वह रेयान की फोटो देखते हुए बोली, रेयान आप कितने हॉट हैं, आपको देखकर मुझे आपके साथ सोने का मन करता है। शिल्पी फोटो पर हाथ फेरने लगी। इस वक्त शिल्पी किसी सनकी से कम नहीं लग रही थी क्योंकि वह अजीब तरीके से रेयान की फोटो पर हाथ फेर रही थी। रेयान का फोन रखकर श्रिया अपने किसी आदमी को कॉल किया और उसे शिल्पी और मलय राठौर पर नजर रखने को बोला। उसके बाद उसने फोन रख दिया। तभी उसे कुछ ख्याल आया। वह बोली, शिल्पी के चक्कर में तो मैं मनीषा और टीना को भूल गई, कल इन दोनों का भी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद उसने नाइट ड्रेस पहनी और सो गई। इधर रेयान भी श्रिया की फोटो देखते देखते सो गया। अगली सुबह आहूजा मेंशन में इस वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी मनीषा जी बोली, रौनक क्या तुम टीना को भी ऑफिस में जॉब दे दोगे? वह क्या है ना, टीना ने बिजनेस की स्टडी की है मगर उसके पास कोई जॉब नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वह तुम्हारी कंपनी में जॉब करें। रौनक जी बिना उन्हें देखे बोले, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह कंपनी अब श्रिया की है। मैंने श्रिया को वहाँ का सीईओ बना दिया है, इसलिए तुम्हें जो भी बात करनी है श्रिया से बोलो। और हाँ, हमारी कंपनी में एक रूल है, हम सिफारिश पर किसी को जॉब पर नहीं रखते हैं। टीना अगर इंटरव्यू पास कर लेगी तो उसकी जॉब पक्की है, अगर नहीं कर पाई तो फिर जॉब नहीं मिल पाएगी। इतना बोलकर वह वहाँ से उठ गए। वहीं श्रिया आहूजा इंडस्ट्री की सीईओ है, सुनकर मनीषा जी और टीना का चेहरा काला पड़ गया। वह नफरत से श्रिया को देखने लगे। तभी मनीषा जी बोली, श्रिया क्या तुम टीना को भी जॉब दे दोगी? तभी श्रिया ने एक नज़र उन दोनों को देखा और बोली, बिल्कुल, मगर पहले उसे इंटरव्यू पास करना होगा, उसके बाद उसकी जॉब पक्की। इतना बोलकर वह भी अपनी जगह से उठी और अपने मॉम डैड को हक करके वहां से निकल गई। इस वक्त वहां रेयांश नहीं था क्योंकि वह सुबह एक जरूरी मीटिंग के लिए जल्दी चला गया था। श्रिया आहूजा इंडस्ट्री के लिए निकल गई। वहीं मनीषा जी और टीना वापस से अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद श्रिया की गाड़ी आहूजा इंडस्ट्री में रुकी और वह एटीट्यूड से चलते हुए अंदर चली गई। जैसे ही सबने श्रिया को देखा, जल्दी से सब खड़े हुए और उन्होंने उसको ग्रीट किया। श्रिया ने हल्के मुस्कान के साथ अपना सिर हिला दिया और वहां से लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट थोड़ी देर में टॉप फ्लोर पर पहुंची और श्रिया टॉप फ्लोर पर रुक गई और वहां से सीईओ के केबिन की तरफ निकल गई। वह एक जगह आकर रुकी जिसके बाहर सीईओ लिखा हुआ था। वह केबिन के अंदर गई और सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई। चैप्टर 51। श्रिया सीईओ की कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसके केबिन पर नॉक हुआ और श्रिया का असिस्टेंट, जो पहले रौनक जी का असिस्टेंट था, आयुष, उसके केबिन में आया। आयुष बोला, बॉस इंटरव्यू का टाइम हो गया, जिसे सुनकर श्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। इतना बोलकर वह अपनी जगह से उठ गई और आयुष के जाने के बाद खुद भी वहां से निकलकर इंटरव्यू रूम की तरफ चली गई।
श्रिया जैसे कमरे में पहुंची उसने देखा वहां पहले से ही आयुष भी मौजूद है, तो उसने इंटरव्यू स्टार्ट करने को बोला। एक एक करके सभी के इंटरव्यू होने लगे। अब बारी टीना की थी तो श्रिया ने आयुष से बोला इसका इंटरव्यू में लूंगी। उसके बाद श्रिया ने टीना से बहुत ज्यादा कठिन कठिन सवाल पूछे, जिसके जवाब देना टीना के लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। मगर फिर भी उसने उसके कुछ आंसर दिए और कुछ आंसर नहीं, जिसे देखकर श्रिया के चेहरे पर हंसी आ गई मगर वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद सारे इंटरव्यू हो गए तो श्रिया वहां से अपने केबिन की तरफ चली गई। वहीं जब टीना ने श्रिया का ऑरा और डोमिनेटिंग नेचर देखा तो उसे उससे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह श्रिया को मारकर उसकी जगह ले ले, मगर यह करना मुश्किल था। मगर उसने सोच लिया था एक दिन वह ऐसा जरूर करेगी और आहूजा खानदान की प्रिंसेस बन जाएगी। इधर श्रिया ने इंटरव्यू पर आए सभी लोगों को कल तक का टाइम दिया और उनके कांटेक्ट नंबर लेकर उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया। टीना वहां से निकल गई। कुछ देर बाद टीना की कार ट्रैफिक पर रुकी तो उसके फेस पर गुस्सा नजर आने लगा, मगर वह क्या कर सकती थी, इसलिए वह बाहर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो बेहद हैंडसम था, बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह। वह भी इस वक्त ट्रैफिक पर रुका हुआ था। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर हुआ वह वहां से निकल गया, मगर टीना को उसके साथ फर्स्ट साइट लव हो गया था, इसलिए अब वह उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने उसकी पिक क्लिक कर ली थी। थोड़ी देर बाद टीना की कार आहूजा मेंशन में रुकी और वह अपने तेज कदमों के साथ अंदर चली गई। तभी मनीषा जी बोली, प्रिंसेस तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? जिस पर टीना बोली, ठीक था, अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा। इतना बोलकर वह वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने सवार लिया और एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। उसने अपने अक्ष को देखा, तभी उसके नजरों के सामने फिर से उसी शख्स का चेहरा नजर आने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम कितने हैंडसम हो, मगर तुम मेरे हो। इतना बोलकर उसने खुद को एक फ्लाइंग किस दी और वहां से नीचे चली गई। अभी लंच टाइम हो रहा था, इसलिए सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आकांक्षा जी भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। आकांक्षा जी खाना खा रही थी। तभी मनीषा जी बोली, आकांक्षा तुम मुझसे नाराज हो क्या? जब से मैं आई हूँ तुम मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रही हो। आकांक्षा जी ने एक नज़र मनीषा जी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होगी? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया जिससे मैं तुमसे नाराज रहूं? जिसे सुनकर मनीषा के चेहरे पर अजीब तरह के भाव आ गए, मगर आकांक्षा जी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। सभी ने लंच किया, उसके बाद सभी लोग हॉल पर बैठ गए। आज रौनक जी भी घर पर ही थे। वह आकांक्षा जी के साथ बैठे हुए थे। तभी आकांक्षा जी बोली, आपको याद है ना, अगले मंथ प्रिंसेस का बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रही थी इस बार हम ग्रैंड पार्टी रखें। जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर मनीषा जी और टीना के चेहरे पर जलन उतर आई। वह जलन से आकांक्षा को देखने लगे। तभी रौनक जी बोले, बिल्कुल, मैंने भी इस बार सोचा है कि हम अपनी प्रिंसेस के बर्थडे पर बहुत ग्रैंड पार्टी रखेंगे, जिस पर सभी को बुलाया जाएगा। इतना बोलकर वह भी मुस्कुराने लगे। तभी टीना बोली, अंकल मेरा भी बर्थडे आने वाला है, तो क्या आप मेरे बर्थडे पर भी ग्रैंड पार्टी रखेंगे? जिस पर रौनक जी कुछ बोलते उससे पहले ही रंजना जी भड़कते हुए बोली, और हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी क्यों रखें? कौन हो तुम सिर्फ मोहन की बेटी हो, इसलिए हम तुम्हें बर्दाश्त करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि तुम खुद को इस घर का सदस्य समझने की भूल करोगी। मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो, और अगर तुम्हें अपना बर्थडे बनाना है तो अपनी माँ से बोलो, ना कि रौनक से। इतना बोलकर वह गुस्से से टीना को घूरने लगी। वही रंजना जी की बातें सुनकर मनीषा जी को गुस्सा आने लगा, मगर वह कुछ नहीं बोली। मगर टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी आंसू भरी आंखों से रौनक जी को देखने लगी, मगर रौनक जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा,
क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि टीना किस तरह से श्रिया को देखती है, जिसमें जलन नजर आती है। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, जिसे देखकर टीना के दिल में दर्द होने लगा क्योंकि वह दिल से चाहती थी कि रौनक जी उसके पापा बने, मगर यह होना बेहद मुश्किल था। तभी डोर बेल बजी और इसी के साथ श्रिया अंदर आई। श्रिया को देखकर नौकर ने ग्रीट किया, वेलकम मैडम। श्रिया मुस्कुराते हुए उनके ग्रीट का आंसर दिया और अंदर आ गई। श्रिया को देखकर आकांक्षा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, प्रिंसेस तुम आ गई, आओ खाना खा लो। जिसे सुनकर श्रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम आ रही हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलकर वह वहां से ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद श्रिया फ्रेश होकर नीचे आई और अपनी जगह पर बैठ गई। तभी रौनक जी उसको खाना परोसने लगे और दूसरी साइड से आकांक्षा जी भी उसके पसंद की चीजें उसके प्लेट पर रखने लगी, जिसे देखकर टीना को श्रिया से और भी नफरत होने लगी और वो नफरत से श्रिया को देखने लगी और अपने मन में बोली, नहीं श्रिया, तुम मेरा कुछ नहीं ले सकती, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, यह सब कुछ मेरा है। इतना बोलकर वह नफरत से श्रिया को एक नज़र देखकर वहां से उठकर चली गई। मनीषा के अलावा किसी को भी टीना से फर्क नहीं पड़ा। मनीषा जी भी टीना के पीछे पीछे वहां से चली गई। कमरे में पहुंचकर टीना सामान पटकने लगी और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं श्रिया, आहूजा खानदान की प्रिंसेस सिर्फ मैं हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इतना बोलकर वो तोड़ फोड़ करने लगी। तभी मनीषा जी आई और उसे संभालते हुए बोली, बच्चा ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर मैं इन दोनों माँ बेटियों को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 52। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। इस बीच टीना और मनीषा जी शांत थे। उनकी शांति देखकर श्रिया को उन पर शक हो रहा था कि जरूर ये माँ बेटी है, कुछ ना कुछ प्लान बना रही है। आज श्रिया का बर्थडे था। रात के 12 बजे सब लोगों ने उसे सरप्राइज दिया, जिससे श्रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेयान ने भी श्रिया को 12 बजे कॉल किया था और उसे विश कर कल उसे मिलने को बोला, जिसे सुनकर श्रिया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। इतना बोलकर श्रिया फिर से सो गई। अगली सुबह, आज सुबह से आहूजा मेंशन को सजाया जा रहा था, क्योंकि आज उनके घर की इकलौती प्रिंसेस श्रिया का बर्थडे था। सभी लोग श्रिया के पसंद से सभी डेकोरेशन कर रहे थे, जिसे देखकर मनीषा जी और टीना अंदर से खींच रही थी, मगर वह दोनों कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन दोनों ने कुछ प्लान किया था। दिन के टाइम श्रिया घर से बाहर निकली तो उसने देखा रेयान गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हुआ है। जैसे ही रेयान की नज़र श्रिया पर पड़ी, उसने अपने बाहें फैला दी। श्रिया दौड़ कर गई और उसकी बाहों में समा गई। वह आज काफी दिनों बाद रेयान से मिल रही थी। रेयान ने उसके माथे पर किस किया और उसको एक बार फिर से बर्थडे विश किया। उसके बाद उसने श्रिया के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो श्रिया पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रेयान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत से मेंशन में आकर रुकी। तभी वह दोनों गाड़ी से उतरे। रेयान ने श्रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मेंशन के अंदर जाने लगा। वो मेंशन बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसके गार्डन में श्रिया की पसंद के सारे फूल लगे हुए थे और वह मेंशन भी श्रिया की पसंद का बना हुआ था, जिसे देखकर श्रिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी रेयान ने उसकी आंखों में अपने हाथ रखे और बोला, जाना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। इतना बोलकर वह उसे एक कमरे में ले गया और जैसे ही उसने श्रिया ने आंखें खोली, श्रिया हैरान रह गई, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा खूबसूरत तस्वीर वहां पर लगे हुए थे, जो कि रेयान ने अपने हाथों से बनाई थी, जिसे देखकर श्रिया की आंखों में चमक आ गई। वह उस पेंटिंग को निहारने लगी, जिस पर रेयान और श्रिया की काफी खूबसूरत तस्वीर बनी हुई थी। उसके बाद रेयान ने उसके गले पर एक पेंडेंट पहनाया, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था।
उसे पर एके लिखा हुआ था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि यह पेंडेंट काफी महंगा और रेयर है। दोनों ने साथ में लंच किया और रेयान ने श्रिया को जबरदस्ती शॉपिंग करवाई। दोनों ने कुछ देर और एक साथ टाइम बिताया और रेयान श्रिया को लेकर आहूजा मेंशन आ गया। रेयान श्रिया को आहूजा मेंशन न छोड़ और खुद मल्होत्रा मेंशन के लिए चला गया, क्योंकि उसको रात को श्रिया की बर्थडे पार्टी में जो आना था। श्रिया अंदर आई तो उसने देखा अभी घर पूरी तरह से सजाया जा चुका है। वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। अब मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका था। इधर टीना ने काफी खूबसूरत सा ड्रेस पहना था जिस पर उसकी क्लीवेज दिख रही थी, मगर वह काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। तभी उनको सीनियों से हिल की आवाज आई। सबने पलट कर देखा तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। श्रिया ने बेहद खूबसूरत से ड्रेस पहनी थी जिसके एक तरफ से कट लगा हुआ था, जिसमें उसकी गोरी टांगे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका ड्रेस भी हाफ शोल्डर था जिस वजह से उसके गोरे शोल्डर दिख रहे थे। वह बेहद हसीन और खूबसूरत लग रही थी। आकांक्षा जी ने उसके कान के पीछे काजल लगाया और रंजना जी ने उसकी नजर उतारी। टीना जलन और नफरत से अन्य को देख रही थी। तभी सभी लोग पार्टी हॉल की तरफ चले गए। वहां रेयांश और श्रिया ही रह गए थे। आकांक्षा जी और रौनक जी सभी का वेलकम कर रहे थे। तभी रौनक जी स्टेज पर गए और बोले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी प्रिंसेस के बर्थडे पर आए। हमें बहुत खुशी हुई। तो अब हम बर्थडे गर्ल को बुलाते हैं। इतना बोलकर एक स्पॉटलाइट सीईओ पर पड़ी। इसी के श्रिया और रेयांश नीचे की तरफ आने लगे। वह दोनों बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। श्रिया ने रेयांश का हाथ पकड़ा हुआ था। वह दोनों नीचे आए और स्टेज की तरफ जाने लगे। श्रिया स्टेज पर आई तो सब उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। रेयान ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। अभी तक किसी ने भी किया उसको नहीं देखा था। तभी केक काटने की बारी आई तो श्रिया ने केक काटा और अपनी मम्मी पापा और पूरी फैमिली को खिलाया, साथ में रेयान और उसकी फैमिली को भी। श्रिया के कुछ फ्रेंड भी पार्टी में मौजूद थे और अनिका के पेरेंट्स भी पार्टी पर आए हुए थे। तभी कृषिका जल्दी से श्रिया के पास आई और उसे बर्थडे विश करने लगी। उसने उसको बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दिया जिसके अंदर एक पेंडेंट था जिस पर बहुत खूबसूरत डायमंड लगा हुआ था। सभी ने श्रिया को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और खूबसूरत गिफ्ट दिए जिसे देखकर टीना को जलन होने लगी। तभी उसने देखा एक लड़का अपने हाथ पर बुके और गिफ्ट लेकर स्टेज की तरफ जा रहा है। लड़के ने वह सभी चीज श्रिया को दी और उसके माथे को चूम लिया। जैसे ही टीना ने उस लड़के का मुंह देखा वह हैरानी से लड़के को देखने लगी, क्योंकि यह लड़का वही था जो ट्रैफिक पर टीना ने देखा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे रेयान थे। वही रेयान को श्रिया के साथ देखकर टीना के तन बदन में आग लग गई। उसके दिल में नफरत और भी ज्यादा भड़क गई। वह नफरत से बोली, नहीं श्रिया, तुम मेरा सब कुछ नहीं छीन सकती। तभी टीना के दिमाग में कुछ आया और उसने वेटर को अपने पास बुलाकर उसमें कुछ मिलाया और उस ड्रिंक को रेयान की तरह इशारा करते हुए बोला कि उन्हें दे दे। वेटर ने भी ऐसा ही किया और उस ड्रिंक को लेकर वह रेयान की तरफ चला गया। तभी श्रिया को काफी प्यास लग रही थी, इसलिए श्रिया ने वह गिलास लिया और पी लिया। बस उसने एक ही सिप पिया था। रेयान ने गिलास उसके हाथ से छीन ली और खुद ही सारी ड्रिंक कटक गया। वहीं उन दोनों को वह ड्रिंक पीता देखकर पहले टीना हैरान हुई, मगर फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद रेयान को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे काफी गर्मी लगने लगी और वही हाल श्रिया का भी था। तभी श्रिया को यह समझ आ गया कि उसे और रेयान को लव ड्रग दिया गया है, जिसे देखकर उसने आसपास अपनी नजरें तो उसे टीना नजर आई। तभी उसकी नजर टीना के पीछे खंगे अपने मम्मी पापा पर गई। उसको अपनी पापा की भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके पापा का चेहरा लाल पड़ रहा था
उसने जल्दी से अपने लोगों को कुछ मैसेज किया और उसके बाद वह रेयान की तरह पलटी। वही रेयान को देखकर भी उसका पारा हाई हो गया और उसने रेयान का हाथ पकड़ा और उसके साथ बाहर की तरफ जाने लगी। उन दोनों को बाहर की तरफ जाता देखकर टीना भी उनके पीछे जाने लगी, मगर रास्ते में ही किसी ने टीना को उठा लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।